किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रबी फसलों का समय है। रबी फसलों में जो प्रमुख फसलें होती हैं जैसे कि गेहूं, चना, सरसों, ये सभी इस समय हमारे प्रदेश में प्रमुख तौर पे बोई जाती हैं और इस समय ये लगी भी हुई हैं। अब अगर हमें अच्छी उपज करना है तो सबसे पहले सवाल उठता है कि हमें उनको रोगों से बचाना होगा, तभी हम हमारी फसलों की अच्छी उपज, अच्छी पैदावार की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है रबी फसलों में रोग प्रबंधन और विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर के मिश्रा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, होशंगाबाद से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। तो आज जो कि हमारा विषय है रबी फसलों में रोग प्रबंधन, और जो हमारी प्रमुख फसलें होती हैं गेहूं, चना, इन्हीं पे हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले गेहूं की ही बात कर लेते हैं कि गेहूं इस समय लगा भी हुआ है। कौन कौन सी प्रमुख फसलों में जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ तक आपने बहुत ही समीचीन प्रश्न किया, इसमें गेहूं की फसल लगभग बाली निकलने की स्टेज में ज़्यादातर एरिया में है जी। तो गेहूं में जो मुख्य रोग आते हैं इस विषय पे चर्चा बहुत ही उपयोगी होगी। गेहूं में मुख्य रूप से किसान भाई जो कहते हैं कि पैचेज में या चंदके में फसल पीली पड़ रही है, वहाँ जड़ गलन रोग लगा हुआ है। एक ये रोग समस्या लेके आते हैं किसान। दूसरी समस्या लेके आते हैं कि पत्तों पे जो भूरे कलर का या तने में उसमें एक गेरुआ रोग आता है, उसकी समस्या लेके आते हैं। कुछ किसानों के यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू या पड़ी जो आशिता होती है उसकी समस्या लेके आते हैं। और कहीं कहीं पत्तों में लगने वाले धब्बे, ये सारी समस्याएं अभी किसान भाई जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के पास पूछने लेके आते हैं। तो यही मुख्य रूप से रोग हैं जो कि ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। हम अगर एक एक की बात करें कि इनका प्रबंधन कैसे करेंगे और इनके लक्षण कैसे होते हैं, तो जड़ गलन की बात करें, ये राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोसियम मतलब ये फफूंद से होने वाला रोग है। और ज़्यादातर जो 21 दिन की स्टेज होती है उसी स्टेज में ये दिखता है। और इसका लक्षण क्या होगा? इसके बाहरी लक्षण ये है कि जैसे ही किसान पहली सिंचाई 21 दिन पे करता है, उसके बाद खेत में जाता है तो देखता है कि पैचेज में खेत में वो फसल पीली हो जाती है। तो यदि ये पीली हो रही है फसल, तो इसका मतलब ये है कि जड़ में कुछ समस्या है। और उसकी जो लक्षण केवल निचली पत्तियों में आएगा। ऊपर की पत्तियां हरी रहती हैं, निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जैसे ही उस पौधे को उखाड़ के आप देखेंगे तो उसमें जो शुरुआत में जो जड़ें निकलती हैं वो पीली हो जाती हैं। पीली क्या, वो सूख जाती हैं। और उसके बाद पौधा अपने को जीवित बनाए रखने के लिए क्राउन रीजन से नई जड़ें विकसित करता है। इस बीच जब तक जड़ों का विकास पूरा नहीं हुआ रहता तब तक फसल पीली रहती है। मतलब नीचे नीचे से पीली पड़ने लगती है। जी, निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये जो है शुरुआती लक्षण है। और ये पूरे खेत में नहीं होता, पैचेज में जगह जगह होता है। हाँ, कुछ कुछ समूहों में दिखाई दिया जाता ये है। जो है किसान भाई अपने भाषा में कहते हैं कि चंदके में हो रहा है और फसल बैठ रही है, वो बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यदि इस तरह के लक्षण हैं तो इसके प्रबंधन के लिए कार्बेंडाजिम ड्रेंचिंग करना पड़ेगा उनको। इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। और उसमें स्प्रेयर की भी जरूरत नहीं है, प्लास्टिक की बाल्टी में वो दवा का घोल बना लें। और जग से ही इस तरह से करें कि लगभग आधी इंच 1 इंच मिट्टी भीग जाए पौधे के आसपास। और जो ये यदि गोलाई में है तो इस तरह से करें कि गोलाई में पूरे एरिया में पौधों को भी और मिट्टी में इस तरह से डालें कि आगे रोग न बढ़ने पाए। पूरे खेत में इसमें दवा नहीं डालनी है, केवल संक्रमित भाग में डाली है जिससे कि लागत न बढ़े। मतलब जहाँ पे आपको दिख रहा है संक्रमण हो रहा है, वहीं उसके आसपास गोलाई में हमें डालना है जिससे कि रोग वहीं पे रुक जाए, साथ ही साथ आगे बढ़ने भी न पाए और लागत भी कम आए। पूरे खेत में करेंगे तो बहुत कोई फायदा भी नहीं होगा और लागत भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सर ने हमें बताया है कि जड़ गलन जो होता है वो रोग क्या होता है, उसको किस तरह से आप पहचान सकते हैं और उसका उपचार भी हमने जाना। आपने कई और रोग बताए जैसे कि कंडवा रोग है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कंडवा रोग ये बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों को जानना कि ये बाली में इसका मुख्य लक्षण होता है कि जो बालियों में दाने की बजाय पूरे काले चूर्ण भर जाते हैं। पूरा बाली जो है काले चूर्ण में
बदल जाती है, एक भी दाना उसमें नहीं बनता जी। तो अगर उस सीजन में किसान इसके लिए दवा छिड़काव करते हैं तो ये पूरी तरह से अनावश्यक और पैसे की बर्बादी हो जाएगी। ये बताना बहुत आवश्यक है कि यदि ये रोग है तो इस सीजन में, जिस सीजन में कि ये आया हुआ है और बढ़ने वाला नहीं है, एक बाली में यदि काले चूर्ण में बदलाव हुआ है, पूरी बाली काले चूर्ण में बदल गई है, अब और नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए बिल्कुल इस सीजन में कोई भी छिड़काव ना करें। तो फिर करें क्या? करना ये है कि अगले सीजन में जब भी बीज बोएं तो यदि वो लोकल बीज है, घर का बीज है, 4-6 साल से का पुराना बीज है, तो बीज का उपचार अवश्य करें। उसके लिए भी वीटावेक्स, प्लांटावेक्स या कार्बेंडाजिम से 2.5 ग्राम दवा 1 केजी बीज, इस अनुपात में बीज का यदि बीज उपचार कर लेते हैं तो ये जो इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है, लूज स्मट, ये एक भी पौधे में आएगी ही नहीं, 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि बीज का उपचार हुआ रहेगा तो खड़ी फसल में इसके उपचार के लिए बिल्कुल प्रयत्न न करें, क्योंकि ये बढ़ने वाला नहीं है। जो भी 2, 4, 6, 10 पौधे में है वहीं तक सीमित रहेगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। काफी महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर इस बार अगर ऐसा हो रहा है, आपकी बाली अगर काली पड़ रही है, तो इस बार ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, वो बढ़ेगा ही नहीं। अगले सीजन में जब भी आप दोबारा गेहूं बोएंगे, जी। तब आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें उपचार उसका करना रहेगा। इसके अलावा अगर हम रोग की बात करें, आपने बताया पाउडरी मिल्ड्यू, जी, इसके बारे में बताइए सर। हाँ, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, ये हिंदी में इसको चूर्णिल आसिता कहते हैं। इसका जो लक्षण है वो पत्तियों पे दिखता है, सफ़ेद पाउडर की तरह, लगभग थोड़ा ग्रे कलर का, पूरा सफ़ेद तो नहीं होता, थोड़ा ग्रे कलर का पाउडर जो है वो पत्तियों पे दिखता है कि जैसे इसमें कहीं से पाउडर बन रहा है, उसके अंदर इस तरह से रोग लग जाता है, जो कवक जनित रोग ये भी है। तो ये पत्ती पे यदि दिख रहा है इस तरह से चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण की तरह, इसका मतलब पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग गया है। और चूँकि ये ज़्यादातर जो अपने सेंट्रल जोन में या मध्य भारत में जो प्रजातियां लगाई जा रही हैं उनमें ये देखा नहीं जा रहा है। जो भी नवीनतम प्रजातियों में बहुत कम ही है, लेकिन कहीं कहीं यदि आ जा रहा है तो उसके प्रबंधन के लिए एक छिड़काव उनको टिल्ट जो कि एक दवा है प्रोपिकोनाजोल, उसका 1 ml दवा 1 लीटर पानी, इस अनुपात में घोल बनाएं और पूरे खेत में अच्छे से छिड़काव कर दें। एक ही छिड़काव में 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो ये चूर्णिल आसिता का प्रबंधन के आसानी से कर सकते हैं किसान भाई। तो पाउडरी मिल्ड्यू में ऐसा है कि आपको पूरे खेत में दवाई छिड़कनी रहेगी। पूरे खेत में छिड़कनी है, जितनी एरिया में वो है। जी। तो यहाँ पे हम गेहूं के रोगों की बात कर रहे हैं। गेहूं के हमने कई रोग के बारे में जाना, जैसे जड़गलन के बारे में जाना, कंडवा रोग के बारे में जाना। इसके अलावा भी एक रोग होता है जो कि आपने बताया, लीफ स्पॉट। जी, इसके बारे में भी सर जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई। लीफ स्पॉट की जहाँ तक बात करें हम, तो लीफ स्पॉट का जो लक्षण है, जैसा कि ये इसका टर्म ही है कि लीफ मतलब पत्ती में लगने बनने वाले धब्बे। तो यदि किसी साल तापमान जैसे कि बाली निकलने के बाद यदि तापमान एकाएक बढ़ता है और ज़्यादा समय तक तापमान बढ़ा रहता है, तो उस दशा में ये रोग काफ़ी एरिया में फैल जाता है। क्योंकि हम लोग इसको गेहूं ही फसल देख रहे हैं, तो हम लोग कई एरिया में पिछले सालों में देखा भी है कि ये काफ़ी जो है बड़े रूप में आ जाता है ये। तो ये भी कवक जनित रोग है और इसका लक्षण ये है कि पत्ती पे पहले अंडाकार धब्बे बीच में या किनारे पे या कहीं भी बनेंगे, बाद में कई धब्बे मिलके पूरी पत्ती का एक भाग या पूरी पत्ती कभी कभी सूख जाती है। यदि ये दशा बनेगी तो बाद में जो बीज बनने की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी और उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बाली में आधी बाली में तो जो बीज बन गए वो तो ठीक है, लेकिन बाद में ऊपर की जो दाने होते हैं या तो वो पतले पड़ जाएंगे या उनमें दाना नहीं भराएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत ही नुकसानदायक है। मतलब अगर हम दोनों की बात करें सर, एक आपने बताया पाउडरी मिल्ड्यू और एक लीफ स्पॉट, दोनों में पत्तियां, एक में जो है पाउडरी मिल्ड्यू में चूर्ण जैसा आ जाता है और लीफ स्पॉट जो है उस पे आपको स्पॉट जैसे नजर आते हैं, मतलब धब्बे कुछ प्रकार के आपको उसमें नजर आएंगे। क्या इसके अलावा भी गेहूं में कोई और प्रकार के रोग पाए जाते हैं? गेहूं में और भी कुछ वायरस से लगने वाले रोग हैं और कुछ दूसरे भी
रोग हैं, लेकिन यहाँ प्रमुखता से नहीं देखे जाते, इसलिए किसान भाई उसके लिए बहुत चिंतित ना हो। जो मुख्य रोग है वो यही है। मतलब हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो गेहूं के जो प्रमुख रोग हैं वो यही हैं, और इनका उपचार भी सर ने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, जिसमें आज हमने अभी गेहूं के बारे में बात करी है, हम चने के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि चना जो है, चने में कई प्रकार की समस्या भी होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है इल्ली की समस्या। जी, उसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए। चना जो मुख्य रूप से जो चने में इल्ली की समस्या जैसे ही फली लगने की स्टेज आती है, जैसे ही उसमें जो फूल की स्टेज के बाद फलियां लगना शुरू होती हैं, तो उसमें एक हेलियोथिस कीट है जिसको फली छेदक कीट कहते हैं, इसी की मुख्य रूप से समस्या दिखती है। तो यदि इसका ज़्यादातर इसके ये दिखता कहाँ है, फली में मतलब जो चने का ऊपरी भाग है वहाँ ये चलता हुआ दिखेगा, और फिर ये रेंगते रेंगते चलते चलते जहाँ फली बनी हुई है, फली में जाके छेद करके अंदर ये घुसेगा, और फलियों के अंदर जो बीज है उसको ये खा जाएगा। तो यदि ये इसमें किसान भाई को दिख रही है कि एक पौधे पे लगभग एक कीड़ा है या उससे भी कम है, तो या कीड़ा कम भी दिख रहा है, तो भी सबसे शुरुआती इसका प्रयत्न ये करें कि पूरे खेत में वो टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। टी आकार की खूंटियां 1 एकड़ में 10-20 गाड़ दें, कोई गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये खूंटियां गाड़ दें। खूंटियां गाड़ने का फायदा ये है कि उस पर चिड़िया आएगी और बैठेगी, जहां भी उसको इल्ली दिखेगी वो उसको जो है चुन के खा जाएगी, और इनका बिल्कुल जो इल्ली से फिर आगे प्यूपा बनेगा, फिर वो एडल्ट बनेगी, एडल्ट फिर एक एडल्ट 400-500 अंडे फिर वो देगी। तो उनकी पूरी जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, पूर्ण न हो, इसके लिए आवश्यक है यदि इल्ली ही चिड़िया चुंग जाएगी तो आगे पूरा फसल पे आपको दवा भी नहीं डालनी पड़ेगी, तो ये जैविक प्रबंधन भी हो जाएगा और लागत भी कम आएगी। तो टी आकार की खूंटियाँ खेत में लगाना आवश्यक है। इसके बावजूद भी यदि किन्हीं कारणों से जो है किसान भाई से चूक हो गई या बहुत कीड़ों की संख्या बढ़ गई, तब वो कीटनाशक पे जा सकते हैं। तो कीटनाशकों के प्रयोग से जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं उनके प्रयोग से आप इल्ली का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन टी आकार की खूंटियां लगाना अति आवश्यक है। क्या सर ये शुरुआती समय में ही करना होगा? हाँ, ये शुरुआती समय में ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ये नहीं देखना है कि अभी कीड़े कम हैं या ज़्यादा हैं। आप इसमें कुछ लागत नहीं आ रही है। पूरे खेत में आप 1 एकड़ खेत में 10 से 15, जैसा मैंने बताया, वो टी आकार की खूंटियाँ लगा दें, तो चिड़ियों की जो दृष्टि होती है वो मतलब हम लोगों से अधिक है, तो वो हमें आपको कीड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन चिड़ियों को दिख जाएगा जो इल्ली को खाएंगी, और उस समय तक दवा का छिड़काव भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो नुकसान ये होगा कि यदि दवा से मरी हुई इल्ली को चिड़िया खा लेगी तो उसके चिड़िया को भी नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो अच्छा यह है कि पहले दवा के छिड़काव पे किसान भाई जाएं ही ना, पहले वो उसका जैविक प्रबंधन के लिए टी आकार की खूंटियाँ लगाएं, और हो सकता है उनको दवा की जरूरत पड़े भी ना, और उनकी फसल अच्छे से हो जाए। जी, तो यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी चने में जो रोग हैं उनके बारे में जानेंगे। जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में, और ब्रेक से पहले हमने जाना गेहूं के प्रमुख रोग और उनके उपचार के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं चने के बारे में। चने में जहाँ पे इल्ली की समस्या के बारे में तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आपको 1 एकड़ का अगर खेत है तो उसमें टी आकार की खुटियां आपको 15 से 20 आप लगा सकते हैं। ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं है। ये एक शुरुआती तौर पे आप निदान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जड़ जनित रोग हैं उनके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हाँ, चने में मुख्य रूप से जो जड़ जनित रोग की समस्या है, इस पे हमें मुख्य रूप से बताना था किसान भाइयों को कि जो चने में शुरुआती उसको प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, तो उसमें लक्षण ये आता है कि जिसमें पौधा 1-2 पत्ती वाली स्टेज में रहता है, लगभग 2-3 हफ्ते वाली स्टेज में रहता है, उसी समय कुछ तो जमीन की सतह पे आने के पहले ही पौधे सूख जाते हैं जमीन के अंदर ही, और जो ऊपर आते हैं वो भी 3 हफ्ते की अवस्था तक वो सूख जाते हैं। तो ये जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या है या जड़ पूरे पौधे सूखने की समस्या है, ये भी मिट्टी जनित या जड़ जनित रोग जो कहीं कहीं फाइटोप्थोरा होता है, पिथियम होता है, कई तरह के फंगस हैं, कवक हैं, जिनसे ये रोग होता है, और ये सब मिट्टी जनित होते हैं। उसके बाद की स्टेज में आता है कि यदि किसान भाई अच्छे अंकुरण के लिए, नमी के लिए उसमें सिंचाई कर देते हैं, तो एक दूसरा जड़ जनित रोग है जो कि राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोसियम से होने वाला रोग है। इसका लक्षण यह है कि जब पौधा आप सिंचाई के बाद, जैसे ही पहली सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद खेत में जाएंगे, देखेंगे बहुत सारे पौधे पीले पड़ रहे हैं, और यदि उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जो है जड़ें पूरी तरह से डैमेज या संक्रमित दिखेंगी, और बहुत ही आसानी से पौधा अपरूट हो जाएगा या उखड़ जाएगा। यही उसका लक्षण है कि इसमें राइजोक्टोनिया लग चुका है। यदि आसानी से उखड़ा है, इसका मतलब उसमें राइजोक्टोनिया फंगस का अटैक बहुत सीवियर है। तो इसका नियंत्रण सर किस प्रकार कर सकते हैं? इसका जो है, यदि इस तरह का लक्षण दिख रहा है कि राइजोक्टोनिया लगा हुआ है, तो किसान भाई सबसे पहले उस खेत में यदि वायु संचार के लिए जो एक किसान प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि डोरा कुल्पा चलाना, या एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए वो उसमें खुरपी से या जो हैंड हो होते हैं, या अपनी भाषा में वो डोरा कुल्पा बोलते हैं, तो वो चला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लाइन में फसल लगी हुई है उसमें यदि वो वायु संचार बढ़ा देंगे डोरा कुल्पा चला के, तो उससे क्या होगा कि जड़ों का विकास बहुत ही, जो सूख रहा है पौधा, वो अपने बचाए रखने के लिए अपने को साइड से वो भी जड़ें निकालेगा और पौधा जीवित बना रह जाएगा। तो उसमें बिना केमिकल छिड़काव किए केवल वो डोरा कुल्पा चला के यदि वायु संचार बढ़ा देते हैं मिट्टी में, तो काफ़ी कुछ फसल उनकी बच जाएगी। साथ ही साथ एक छिड़काव उस पर चाहें, फसल यदि उनको लग रहा है कि विकास नहीं कर रही है, तो 19-19-19 का एक छिड़काव कर देंगे, तो उससे उनकी फसल भी रिकवर हो जाएगी। साथ ही साथ जो जड़ में राइजोक्टोनिया की समस्या थी, तो साइड से जड़ें निकल के उस पौधे को जीवित बना लेंगी। तो इसके लिए जो राइजोक्टोनिया रूट रॉट की समस्या है, इसके प्रबंधन के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि वो डोरा कुल्पा चलाएं और एक छिड़काव, मतलब प्राकृतिक तरीके से आप हाँ, इसका उपचार कर सकते हैं। हाँ। सर, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आप थोड़े से चने में जो और प्रमुख रोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चने में एक और मुख्य रोग लगता है जिसको उगरा बोलते हैं। किसान भाइयों की मुख्य समस्या आती है कि उगरा रोग लगता है। उसका लक्षण यह है कि जब फूल की स्टेज आती है, उसमें दूर से ही दिखता है कि कुछ पौधे जो है वो उकट रहे हैं, या उगरा लग रहा है, या सूख रहे हैं। तो किसान तुरंत उसको देखता है कि, और उसको उखाड़ेंगे तो बहुत ही कड़ाई से उखड़ेगा, इसका मतलब उसमें राइजोक्टोनिया की समस्या नहीं थी, उगरा रोग लगा हुआ है। या दूसरा कवक है, फ्यूजेरियम कवक है, तो ये भी कवक जनित रोग है। चूँकि खड़ी फसल में इसका कोई निदान संभव नहीं है, इसलिए बिल्कुल लागत बढ़ाने के लिए कोई छिड़काव न करें। ये बताना बहुत आवश्यक है कि यदि उगरा रोग के लिए फ्लावरिंग या फूल की स्टेज में उगरा कहीं कहीं दिखता है,
तो वो भी ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। अगर 10 पौधों में दिख रहा है तो 10 में ही रहेगा, उस सीज़न में नहीं बढ़ने वाला है। तो खड़ी फसल में उसके प्रबंधन के लिए जो है कोई केमिकल का छिड़काव न करें, वो उससे लागत बढ़ेगी और फ़ायदा भी नहीं होगा। अगली सीज़न में उसमें फिर हरी खाद का प्रयोग और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग मिट्टी में करना होगा, जिससे कि मिट्टी स्वस्थ हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि हर जो बीमारी होती है उसके लिए आपको केमिकल डालना ज़रूरी नहीं होता है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका प्राकृतिक तरीके से उपचार हो सकता है और उसके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि कृषि विज्ञान जो अनुसंधान केंद्र है, आप वहाँ पे जाके भी ये जानकारियाँ ले सकते हैं। बाकी हमारा जो कार्यक्रम है वो तो निरंतर इसी प्रयास में रहता है कि किस तरह से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाए। सर, आप यहाँ आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने रबी फसलों में लगने वाले जो प्रमुख रोग थे उनके बारे में जाना, साथ ही उनके उपचार के बारे में भी जाना, और ये भी कह सकते हैं कि हर बात के लिए हमें केमिकल का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जिस बात पे सर ने विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अभी आप देखिए खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरसों की रिकॉर्ड बुवाई, कृषि मंत्री ने फसल की जानकारी ली। चना की फसल को जड़ सड़न से बचाएं, आलू को करतक कीट से बचाएं और फसलों को पाले से बचाव के उपाय। और अब खबरें विस्तार से। इस साल रबी सीजन में तिलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी के साथ साथ चने और मसूर जैसी फसलों की उपज भी बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दलहन और तिलहन की खेती 15.67 लाख हेक्टेयर बढ़ी है। फसल वर्ष 2021-2022 में रबी सीजन में 2020-2021 के मुकाबले तिलहन का रकबा सबसे ज्यादा 17.19 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। सरसों के रकबे में 16.92 लाख हेक्टेयर के बढ़ोतरी हुई है। चने का रकबा भी 2.27 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जबकि मसूर के रकबे में 44,000 हेक्टेयर की मामूली बढ़ोतरी हुई है। वैसे रबी की सभी दलहन की फसलों की खेती 1.52 लाख हेक्टेयर घटी है। सभी रबी फसलों का रकबा सालाना आधार पर 5.94 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के कुछ गांवों में ओलावृष्टि की खबर लगते ही किसानों से ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति संबंधी जानकारी ली है और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद एवं राहत दिलाने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव का दौरा कर सर्वे कर रहे हैं। सही जानकारी प्राप्त कर उसके आधार पर किसानों को राहत दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे की समय सीमा में सर्वे कराकर कलेक्टर द्वारा उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाए, ताकि किसानों को फसल बीमा योजना की 25% राशि तत्काल मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए तेजी से प्रयास हों। पशुओं की नस्ल सुधारने से उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। श्री चौहान पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, विभाग के अपर मुख्य सचिव जैन कंसोटिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। श्री चौहान ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम खर्च में बकरी पालना संभव है। नवीन चारा उत्पादन कार्यक्रम में चारे के अधिकाधिक उत्पादन के प्रयास हों। श्री चौहान ने कहा कि लोगों को पशुपालन से जोड़ने का कार्य हो, विशेषकर बैगा जनजाति को पशुपालन देकर पशुपालन से जोड़ा जाए। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चेपा कीट के आक्रमण होने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। मटर के खेतों में कीट के लिए निगरानी करें। मटर की फसल पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें, जिससे मटर की फलियों में संख्या में बढ़ोतरी होती है। जिन गेहूं की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का समय हो गया हो, उसे समय पर करें। अंकुरण के 20 से 25 दिन में खरपतवारनाशी क्लोरोडिनोप्रॉप प्रोपाइगिल 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फोरोमेन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हों। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निगरानी करते रहें। टमाटर में झुलसा रोग आने की संभावना है। अतरू फसल की नियमित रूप से निगरानी करें।
चना की फसल को जड़ सड़न रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। इससे बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए। बीज उपचार बीटावैक्स 3 ग्राम की दर से करना चाहिए। मृदा का उपचार अवश्य रूप से ट्राइकोडर्मा स्पीशीज 10 से 12 किलोग्राम को 50 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर जब खेत में नमी हो बोते समय मिला देना चाहिए। शुरुआती अवस्था में जहां पर पौधों में आक्रमण दिखाई दे उन पौधों की जड़ों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा थायोनेफ्ट मिथाइल जड़ के पास छिड़काव या ड्रेंचिंग करना चाहिए। करतक कीट आलू का एक प्रमुख कीट है। ये मैदानी तथा पहाड़ी दोनों इलाकों में सक्रिय रहते हैं। सूखे के मौसम में जब पौधे के तने नए और कोमल होते हैं इसका प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है। यह एक सर्वव्यापी व बहुभक्षी कीट है। भारत में आलू की फसल में यह कीट 12 से 40% तक नुकसान पहुंचाता है। फसल को केवल इल्ली के कारण ही नुकसान पहुंचता है। ये इल्ली रात के समय आलू की नई शाखाओं या जमीन के नीचे दबे हुए कंदों को खाती है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में इल्ली अपना भोजन नए पौधे की डंठलों, तने और शाखाओं से ग्रहण करता है। बाद में यह कंदों को छेद कर खाते हुए नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कुल पैदावार तो घटती है, साथ ही साथ बाजार में इनका दाम भी कम मिलता है। रोकथाम के लिए मैदानों में गर्मियों में जुताई करके अवयस्क अवस्था में ही करतक कीट वृद्धि को कम किया जा सकता है। जुताई के कारण जमीन में बाहर आए हुए इन कीड़ों को इसके प्राकृतिक शत्रु कौआ, मैना आदि खा लेते हैं। करतक कीट का प्रकोप देखते ही पत्तियों पर कीटनाशक क्लोरोपाइरिफास 20 EC 2-2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें अथवा डाइक्लोरोफास 76 EC को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पाले का मुख्य हानिकारक प्रभाव आलू, मटर, मसूर, अरहर, चना, सरसों, पपीता एवं अन्य कोमल पत्तों वाली सब्जियों पर पड़ता है। इससे फसल को बचाने के लिए फल वाले छोटे पौधों को कच्चे फूस व लकड़ियों के घेरे बनाएं। फसल एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर करते रहें। जिस रात्रि पाला पड़ने की संभावना हो उस रात्रि खेत की पश्चिमी मेड़ों पर करीब आधी रात को घास फूस जलाकर धुआं करें, जो कि सारे खेत में छा जाए। पाला पड़ने की संभावना हो तो रबी की सभी फसलों पर 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर स्प्रेयर पंप से छिड़काव करने से लगभग 15 दिन तक फसल सुरक्षित रहेगी और यदि पाला नहीं भी गिरता है तब भी यह छिड़काव फसलों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और चलते चलते मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो अभी आपने देखा खबरें खेती की और साथ ही आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी जाना है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।